हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बताऊंगा जो कि हमारा अल्टरनेटर से है। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हेन टू अल्टरनेटर्स आर रनिंग इन पैरेलल देयर केवीआर लोड शेयर एंड किलोवाट लोड शेयर आर चेंज बाय चेंजिंग देयर। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, दो अल्टरनेटर है हमारा, मान लीजिए ए और बी हमारा दो अल्टरनेटर है और ये आपस में पैरेलली कनेक्टेड है। ठीक है। अब देखिए ये अल्टरनेटर है तो सिंपल सी बात है, ये हमें आउटपुट में एक एसी मिलेगा यानी एक पावर देगा। ठीक है। और ये पावर जो है हम लोग बस बार से लेते हैं। ठीक है। और ये बस बार हमारा कुछ नहीं, थ्री फेज होता है यानी आर वाई और बी। ठीक है। अगर आप एक बस बार से कनेक्शन लेते हैं तो इसे बोलते हैं हम लोग सिंगल फेज। ठीक है। अगर आप तीनों बस बार से कनेक्शन लेते हैं यानी आर वाई और बी तो इसे बोलते हैं हम लोग थ्री फेज। ठीक है। थ्री फेज बेसिकली हम लोग इंडस्ट्रियल में यूज करते हैं और सिंगल फेज हम लोग घर ये सब में यूज करते हैं। तो देखिए ये जो पावर आ रहा है यहाँ से, मैं सिंगल फेज पे लेकर के बताता हूँ आपको। ये मान लीजिए हमारा पावर लिया हमने, यहाँ से सिंगल फेज लिया। ठीक है। तो सिंगल फेज में जो पावर आता है उसे बोलते हैं हम लोग टोटल पावर। ठीक है। और ये टोटल पावर का दूसरा नाम है केवीए यानी किलो वोल्ट एम्पियर। अब देखिए इस टोटल पावर के अंदर यानी इस केवीए के अंदर दो पावर होता है हमारा। पहला है किलोवाट जिसे बोलते हैं हम लोग वर्किंग पावर और रियल पावर। ठीक है। और दूसरा होता है हमारा केवीएआर। ठीक है। केवीएआर और इसको बोलते हैं हम लोग रिएक्टिव पावर। अब देखिए इन दोनों पावर का क्या काम है। किलोवाट का काम होता है जितना भी हमारा ऑपरेटर एपरेटस है, जैसे मान लीजिए हमारा मोटर हो गया फिर ट्रांसफार्मर हो गया, उसके अंदर जो हम लोग टॉर्क जनरेट करते हैं। ठीक है। यानी मोटर के अंदर जो टॉर्क जनरेट हो रहा है ये हमारा किलोवाट सप्लाई करता है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम्स में या फिर इंटरव्यू में कि मोटर के अंदर हम लोग कौन सा पावर सप्लाई करते हैं, तो ये होता है हमारा किलोवाट। ठीक है। किलोवाट के थ्रू हम लोग टॉर्क जनरेट करते हैं। और ये जो रिएक्टिव पावर होता है यानी जो केवीआर है हमारा, इसका काम होता है बेसिकली जो मैग्नेटिक फील्ड मोटर के अंदर जो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। ठीक है। उसके लिए हम लोग करंट चाहिए, आईएफ यानी फील्ड करंट चाहिए हम लोग को, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्साइटेशन। यानी एक्साइटेशन जो मिलता है मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए, ये हमारा प्रोवाइड करता है रिएक्टिव पावर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मोटर के अंदर कौन से पावर से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, तो ये होता है हमेशा रिएक्टिव पावर। ठीक है। और इस पर मैंने स्पेशल वीडियो बनाया पावर फैक्टर, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लें। उसमें मैंने डिटेल से बताया है किलोवाट क्या होता है, केवीआर क्या होता है और पावर फैक्टर क्या होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन है कि ए और बी जो हमारा अल्टरनेटर है ये पैरेलली है और आउटपुट में हमें दे रहा है पावर। ठीक है। यानी आउटपुट में हमें पावर मिल रहा है जो कि थ्री फेज फॉर्म में है। अब देखिए यहाँ पे बोलता है कि ए अल्टरनेटर यानी जो अल्टरनेटर ए है हमारा, इसका हमें चेंज करना है केवीआर यानी रिएक्टिव पावर को चेंज करना चाहते हैं। और बी का जो अल्टरनेटर है यानी जो बी अल्टरनेटर है, इसका हम लोग चाहते हैं कि किलोवाट चेंज हो जाए यानी वर्किंग पावर चेंज हो जाए। तो हम लोग इन सारे ऑप्शन में से क्या क्या चेंज करेंगे, तो इसका बेसिकली आंसर है सी, एक्साइटेशन और ड्राइविंग टॉर्क। ठीक है। ये कैसे होता है यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। देखिए पहले मोटर का अगर हम लोग एक्साइटेशन चेंज करते हैं, ठीक है, तो एक्साइटेशन मैंने बताया आपको एक्साइटेशन होता क्या है। एक्साइटेशन का मतलब होता है जो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए जो करंट देते हैं उसी को बोलते हैं हम लोग एक्साइटेशन। ठीक है। यानी आईएफ फील्ड करंट अगर हम लोग देंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, हमें एक फ्लक्स मिलेगा और फ्लक्स मिलेगा तो क्या है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। ठीक है। तो अगर हम लोग एक्साइटेशन को चेंज करेंगे तो सिंपल सी बात है हमारा फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो सिंपल सी बात है आईएफ भी चेंज होगा हमारा। आईएफ चेंज होगा तो जैसा मैंने बताया आपको कि फील्ड करंट जो है हमारा केवीआर प्रोवाइड करता है, तो केवीआर भी हमारा चेंज हो जाएगा। ठीक है। और दूसरा जो है हमारा किलोवाट, किलोवाट जो होता है हमारा बेसिकली टॉर्क पे डिपेंड होता है। अगर हम लोग टॉर्क को इंक्रीज या फिर डिक्रीज करेंगे, अब टॉर्क को कैसे इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे, देखिए टॉर्क जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/n यानी स्पीड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। तो अगर हम लोग स्पीड को इंक्रीज या फिर डिक्रीज करेंगे तो हमारा आउटपुट में जो किलोवाट मिल रहा है अल्टरनेटर से, ये भी हमारा इंक्रीज या फिर डिक्रीज होगा। तो इसका आंसर होगा सी। और यहाँ पे देखिए एक और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है यहाँ पे। अब आप यहाँ पे बोलिएगा कि इसका आंसर बी क्यों नहीं हुआ। यहाँ पे देखिए बी भी वही है जो मैंने सी मारा, लेकिन यहाँ पे देखिए बी में पहला दिया हुआ ड्राइविंग टॉर्क, अगर आप इसको मारते हैं बी ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा तो देखिए पहला ड्राइविंग टॉर्क यानी ड्राइविंग टॉर्क को वेरी कीजिएगा तो हमारा केवीआर तो वेरी होगा नहीं,
ये तो किलोवाट वेरी होता है ना, तो इसको थोड़ा सा आपको दिमाग में रख के सेलेक्ट करना ऑप्शन को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही हाई लेवल स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। देखिए क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन फॉर एयरक्राफ्ट अल्टरनेटर हाई फ्रीक्वेंसी इज यूज्ड। देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन कि जितना भी हमारा एयरक्राफ्ट है उसमें जो हम लोग फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं वो हाई होता है, ऐसा क्यों होता है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे समझना फ्रीक्वेंसी होता क्या है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीट इन 1 सेकेंड, ठीक है। यानी मान लीजिए ये हमारा साइनोसोडियल वेव है, ये 1 सेकेंड में जितना साइकिल कंप्लीट करेगा उसको बोलते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और सिंपल सी बात है, हमारे इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी होता है ये 50 हर्ट्स होता है, ठीक है। लेकिन अल्टरनेटर जो हम लोग यूज़ करते हैं एयरक्राफ्ट में उसका फ्रीक्वेंसी हाई रखते हैं, क्यों। तो इसका आंसर होगा ए, टू रिड्यूस द बल्क, यानी हम लोग के जो प्लेन का वेट है वो कम हो जाए। अब कैसे कम होगा, यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी अगर इंक्रीज करेंगे तो कैसे हमारा स्पीड, ये जो वेट है एरोप्लेन का वो कम होगा। देखिए किसी भी साइनोसोडियल को या फिर वोल्टेज सोर्स को हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं एसी में, और एसी को अगर लिखना होगा तो ये होता है हमारा वी एम साइन ओमेगा टी, या फिर करंट का लिखना है तो ये होता है हमारा आई एम साइन ओमेगा टी, ठीक है। और यहाँ पे जो ओमेगा है, ये ओमेगा कुछ नहीं है, ओमेगा का वैल्यू होता है 2 पाई एफ, ठीक है। और यहाँ पे एफ जो है फ्रीक्वेंसी है। तो देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को अगर आप हाई कीजिएगा, सिमिलरली इस केस में भी वैसे ही होगा 2 पाई एफ, ठीक है। अगर आप फ्रीक्वेंसी को हाई कीजिएगा तो हमारा जो वोल्टेज है और करंट है ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, यानी बहुत ही ज़्यादा लार्ज अमाउंट में बढ़ जाएगा। तो हमारा अगर फ्रीक्वेंसी आई मीन वोल्टेज बढ़ेगा और करंट बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है, जो हमारा मोटर है अंदर में लगा हुआ वो बहुत ही हाई स्पीड में आई मीन रन करेगा, और हाई स्पीड में रन करने के कारण जो लिफ्ट मिलेगा एरोप्लेन को वो ज़्यादा मिलेगा, और लिफ्ट ज़्यादा मिलेगा तो हमारा बेसिकली जो वेट है प्लेन का वो कम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन है हमारा, in order to reduce the harmonic in the EMF generated in an alternator। देखिए हार्मोनिक होता है क्या, यहाँ पे पहले ये समझते हैं। जब भी हमारे मशीन के अंदर आर्मेचर रिएक्शन होता है, चाहे वो डीसी मशीन हो या फिर एसी मशीन हो, जब आर्मेचर रिएक्शन होता है तो हमारे आउटपुट में जो साइनोसोडियल वेव मिलता है, ठीक है, ये हमारा प्योर साइनोसोडियल नहीं होता है। और प्योर साइनोसोडियल ना होने के कारण हमारे सिस्टम के अंदर क्या होता है, हार्मोनिक जनरेट होता है, ठीक है। और आर्मेचर रिएक्शन होता है क्या, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बताता हूँ। आर्मेचर रिएक्शन जो है, जैसे हम लोग आई एफ यानी फील्ड करंट देते हैं मशीन के अंदर तो वहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ठीक है, नॉर्थ साउथ का मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और इसको बोलते हैं हम लोग मेन फ्लक्स, ठीक है। और जब तक हमारा लोड नहीं है, यानी अल्टरनेटर हो या फिर डीसी जनरेटर हो हमारा, जब तक हम लोग लोड नहीं देंगे तब तक उसके अंदर आर्मेचर के अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। और जैसे ही हम लोग लोड देते हैं वैसे आर्मेचर के अंदर करंट फ्लो होता है, करंट फ्लो होने के कारण एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, ईएमएफ इंड्यूस होने के कारण वहाँ पे भी एक क्या होता है, फ्लक्स जनरेट होता है, ठीक है। और ये फ्लक्स जो होता है मेन फ्लक्स को अपोज करता है, ठीक है। कहने का मतलब ये कि पहले मान लीजिए मेन फ्लक्स हमारा था 20 वेबर, और जैसे ही हमने लोड लगाया वैसे मशीन के अंदर क्या होगा, आर्मेचर रिएक्शन होगा, आर्मेचर रिएक्शन के कारण एक और फ्लक्स जनरेट होगा, और वो फ्लक्स का वैल्यू मान लीजिए हमारा है 5 वेबर, ठीक है। तो हमारा जो नेट मिलेगा यानी नेट फ्लक्स जो मिलेगा वो हो जाएगा 15 वेबर, ठीक है। तो आर्मेचर रिएक्शन बेसिकली जो है हमारा जो मेन फ्लक्स है उसको डिसऑर्ड करता है, यानी इसको बर्बाद करता है, ठीक है। और यही रीज़न है कि हमारा जो आउटपुट में साइनोसोडियल वेव मिलना है वो साइनोसोडियल प्योर वेव नहीं मिल पाता है, जिसके कारण हमारे सिस्टम में हार्मोनिक आता है। अब देखिए यहाँ पे मैं और भी आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। देखिए इसका आंसर जो होगा ये डी होगा, ऑल ऑफ द एबव फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे देखिए वाइंडिंग, वाइंडिंग समझते हैं। अल्टरनेटर की जब बात आती है तो यहाँ पे दो तरह का वाइंडिंग करते हैं हम लोग मशीन के अंदर। पहला है हमारा कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग, ठीक है, और दूसरा है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग हम लोग वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे हम लोग को लार्ज अमाउंट ऑफ वोल्टेज या फिर करंट को जनरेट करना होता है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग हम लोग बेसिकली लार्ज आउटपुट वोल्टेज और फिर करंट के लिए हम लोग करते हैं। और ये जो हमारा आउटपुट मिलता है कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग से, ये हमारा प्योर साइनोसोडियल वेव नहीं मिलता है, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन हमारा दूसरा जो वाइंडिंग है ये है डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, और डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग बेसिकली हम लोग वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे हम लोग को फाइन साइनोसोडियल वेव फॉर्म चाहिए होता है, ठीक है। ये हमें
हाई वोल्टेज और हाई करंट आउटपुट में नहीं देता है, लेकिन हमें प्योर साइनोसॉइडल वेव फॉर्म देता है, इसलिए हम लोग ज़्यादातर डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हार्मोनिक को रिड्यूस करने के लिए हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग यूज़ करेंगे। स्लॉट जो हमारा प्रॉपरली स्क्यूड हो, साइलेंट पोल टिप्स आर चैम्बर्ड। देखिए ये क्या होता है, यहाँ पे जो टर्म है चैम्फर्ड, चैम्फर्ड का मतलब होता है जितना भी हमारा एसी हो या फिर डीसी हो, ठीक है, जितने भी मोटर या फिर मशीन का जो रोटर होता है, रोटर में जो स्लॉट कटे होते हैं वो पैरेलल नहीं होते हैं आपस में, ठीक है, ये स्क्यूड होता है, यानी थोड़े से टेढ़े टेढ़े होते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है इन लोग के बीच में जो एंगल बनता है ये 45 डिग्री का बनता है, ठीक है। इसी कटिंग को बोलते हैं हम लोग चैम्फर्ड, ठीक है। और अल्टरनेटर में भी जो हमारा रोटर होता है अंदर का, उसके अंदर जो हम लोग स्लॉट कट करते हैं, ये हमारा 45 डिग्री का एंगल बना करके आपस में ये कट किया रहता है, और इसी कटिंग को बोलते हैं हम लोग चैम्फर्ड। टेक्निकली में इसका जो नाम है ये है चैम्फर्ड, और आपसे क्वेश्चन अगर पूछता है कि चैम्फर्ड में कितने डिग्री का एंगल बनता है, तो ये होता है 45 डिग्री का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी सप्लाइड बाय एन अल्टरनेटर डिपेंड्स ऑन। देखिए अल्टरनेटर जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये डबली एक्साइटेड मशीन है, यानी रोटर में हम लोग डीसी सप्लाई देते हैं एक्साइटेशन के लिए, यानी मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए रोटर में डीसी एक्साइटेशन देते हैं, और स्टेटर वाइंडिंग में हम लोग एसी सप्लाई देते हैं, ठीक है, 3 फेज एसी सप्लाई। अब देखिए रोटर में जो हम लोग डीसी एक्साइटेशन देते हैं वो हमारा कुछ नहीं है, एक डीसी शंट जनरेटर होता है। यहाँ से देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव आता है कि अल्टरनेटर में जो हमारा एक्साइटर होता है वो कौन सा जनरेटर होता है, डीसी सीरीज जनरेटर, डीसी शंट या फिर डीसी कंपाउंड। तो ये होता है हमारा डीसी शंट जनरेटर, ठीक है। और यहाँ से जब आप रिलेशन पढ़िएगा डीसी जनरेटर का, तो ईजी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 5 जेड एन पी डिवाइडेड बाय 60, ठीक है। अब देखिए हमारा जितना ज़्यादा स्पीड होगा, ठीक है, उतना ही ज़्यादा हमारा ईएमएफ होगा, और जितना ज़्यादा यानी जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा यानी फ्लक्स होगा, उतना ही ज़्यादा हमारा ईएमएफ जनरेट होगा। तो इसका आंसर होगा हमारा डी, ठीक है। अब क्यों होगा, अब यहाँ पे थोड़ा समझिए। अब फ्लक्स का मतलब होता है जितना ज़्यादा हम लोग आईएफ यानी फील्ड करंट देंगे, उतना ही ज़्यादा हमारा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही ज़्यादा हमारा वोल्टेज जनरेट होगा जनरेटर के अंदर, ठीक है। तो जितना ज़्यादा हमारा जनरेटेड वोल्टेज होगा उतना ही ज़्यादा हमारा करंट होगा, ठीक है। तो इस रिलेशन से आप कंपेयर कर सकते हैं, अगर जितना हमारा अगर फ्लक्स हाई है तो उतना ही ज़्यादा हमारा ईएमएफ जनरेट होगा। तो इसीलिए द स्पीड ऑफ एक्साइटेशन पे डिपेंड करता है कि हमारा अल्टरनेटर जो है कितना मैक्सिमम करंट आउटपुट में सप्लाई करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एन अल्टरनेटर इफ द आर्मेचर रिएक्शन प्रोड्यूसेस डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ द मेन फील्ड द पावर फैक्टर शुड बी। देखिए आर्मेचर रिएक्शन मैंने बताया, आर्मेचर रिएक्शन बेसिकली जो है हमारा मेन फ्लक्स को डिसऑर्ड करता है, यानी बर्बाद करता है। मेन फ्लक्स अगर हमारा 20 वेबर है, ठीक है, तो आर्मेचर रिएक्शन होने के कारण ये 20 वेबर ना रह करके ये कुछ कम हो जाता है, जैसे 18 वेबर रहेगा, 15 वेबर रहेगा, यानी कुछ ना कुछ कम हो जाता है। और इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग डीमैग्नेटाइजेशन, ठीक है। ये जो यहाँ पे डीमैग्नेटाइजेशन टर्म यूज किया गया है, डीमैग्नेटाइजेशन का मतलब होता है मेन फ्लक्स वीक होना, ठीक है। और डीमैग्नेटाइजेशन जब होता है तो यहाँ पे हमारा पावर फैक्टर हमेशा लैगिंग होता है, ठीक है, जीरो लैगिंग लोड। तो इसका आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एट लीडिंग पावर फैक्टर द आर्मेचर फ्लक्स इन एन अल्टरनेटर। देखिए लीडिंग पावर फैक्टर जब होता है हमारा, तो बेसिकली जो हमारा फ्लक्स होता है वो ऐड हो जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बी, एट द रोटर फ्लक्स। यानी अगर हमारा मेन फ्लक्स मान लीजिए 20 वेबर है, ठीक है, और आर्मेचर रिएक्शन अगर हमारा लीडिंग पावर फैक्टर पे होगा, तो आर्मेचर रिएक्शन के कारण जो हमारा फ्लक्स जनरेट होगा, मान लीजिए हमारा आर्मेचर रिएक्शन के कारण 2 वेबर या 5 वेबर जनरेट हो रहा है, तो ये जो फ्लक्स जनरेट हुआ आर्मेचर रिएक्शन के कारण ये ऐड हो जाता है, और हमारा मेन फ्लक्स जो होता है 22 वेबर हो जाएगा, ठीक है। तो लीडिंग पावर फैक्टर में हमेशा रोटर में जो फ्लक्स इंड्यूस होता है लोड देने के बाद वो ऐड हो जाता है मेन फ्लक्स से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बेसिकली शॉर्ट पीच कॉइल हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं। शॉर्ट पीच कॉइल यूज़ करने का बहुत ही बड़ा एडवांटेज हमारा ये कि सबसे पहले तो यहाँ पे कॉपर सेव होता है, यानी जो हमारा वायर यूज़ कर रहे हो उसका सेविंग होता है, और कॉपर सेविंग होगा इसका मतलब हमारा आई स्क्वायर जो लॉस होगा मशीन के अंदर वो कम हो जाएगा। और दूसरा जो सबसे बड़ा एडवांटेज है, इसके अंदर जो हार्मोनिक आता है, यानी ये हार्मोनिक को मिनिमाइज करता है शॉर्ट पिच कॉइल, ठीक है, ये आपको याद रखना है। हार्मोनिक हमारा बहुत ही कम होता है शॉर्ट पिच कॉइल में, और हार्मोनिक जिस सिस्टम में नहीं होगा उसमें जो आउटपुट में जो हमारा वेव मिलेगा ये प्योर साइनोसॉइडल वेव होता है।
ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, फुल पिच कॉइल में जो हमारा आउटपुट मिलता है, यानी जो हमारा वोल्टेज मिलता है, जनरेटेड वोल्टेज मिलता है, ये फेज में होता है हमेशा, ठीक है। लेकिन शॉर्ट पिच कॉइल में हमेशा हमारा जो होता है फेज में नहीं होता है, ये आगे पीछे होता है। और ये आगे पीछे कितना होगा, ये जो मैंने अभी यहाँ पे लिखा था 180 माइनस अल्फा, अल्फा जो है हमारा, ये कितना कम है 180 से, उस पर डिपेंड होता है, वही हमारा फेज डिफरेंस होता है शॉर्ट पिच कॉइल में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था। और बेसिकली हम लोग शॉर्ट पिच कॉइल ज़्यादा यूज़ करते हैं मशीन के अंदर, और इसका एडवांटेज मैंने बता दिया। तो पिच फैक्टर बेसिकली हमारा होता है शॉर्ट पिच कॉइल टू द फुल पिच कॉइल, यानी शॉर्ट पिच कॉइल में जितना ईएमएफ जनरेट होगा टू द फुल पिच कॉइल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन है, इन एन अल्टरनेटर वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग वाइंडिंग। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिंग वाइंडिंग मैंने बताया था किस तरह का होता है, दो तरह का वाइंडिंग होता है, कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं इम्प्रूव द वोल्टेज वेव फॉर्म, यानी हमारा इस वाइंडिंग के अंदर जो होता है हार्मोनिक नहीं होता है, यानी हार्मोनिक बहुत कम ही होता है, जिसके कारण हमारा जो आउटपुट में साइन वेव मिलेगा ये प्योर साइन वेव मिलता है, जिसके कारण जो हमारा वोल्टेज वेव फॉर्म है वो इम्प्रूव हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा रेडियस हार्मोनिक भी होगा इसका आंसर, लेकिन यहाँ पे देखिए अल्टरनेटर है, तो अल्टरनेटर का बेसिकली जो काम होता है ये वोल्टेज जनरेट करना है, यानी आउटपुट में हमें पावर देता है, ठीक है। तो हमारा बेसिकली हम लोग फोकस करेंगे जो हमारा सबसे ज़्यादा सूटेबल आंसर होगा उस पर। और इस तरह का जो MCQ है ये बहुत ही स्टैंडर्ड MCQ है, ये अक्सर गेट में पूछा जाता है, गेट का या फिर जितना भी यूपीएससी का एग्ज़ाम है उसमें पूछा जाता है, इसलिए आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे देखिए अल्टरनेटर है, इसलिए इसका आंसर होगा ए, क्योंकि अल्टरनेटर के लिए वेव फॉर्म और फिर वोल्टेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू हार्मोनिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन है, जब दो अल्टरनेटर पैरेलली कनेक्टेड है, मान लीजिए ये हमारा अल्टरनेटर ए है और ये बी है, और ये आपस में पैरेलली कनेक्टेड है, सिंक्रोनिज्म, ठीक है। सिंक्रोनिज्म यानी, सिंक्रोनिज्म देखिए होता क्या है, जब हमारा NS यानी सिंक्रोनस स्पीड, यानी जब हमारा मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करता है उसको बोलते हैं हम लोग सिंक्रोनस स्पीड। और एक हमारा होता है रोटर यानी NR, ठीक है। NR और सिंक्रोनस स्पीड जब सेम स्पीड पे रोटेट करता है, ठीक है, यानी जब ये आपस में लिंक होकर के मैग्नेटिक लॉक होकर जिस स्पीड पे घूमता है उसको बोलते हैं हम लोग सिंक्रोनिज्म, ठीक है। तो सिंक्रोनिज्म पे बेसिकली जो हमारा पावर होता है वो जीरो होता है। क्यों होता है, यहाँ पे देखिए, ये मान लीजिए हमारा नॉर्थ और साउथ हुआ पोल, जब हमने फील्ड में सप्लाई दिया, यानी स्टेटर वाइंडिंग में हमने सप्लाई दिया तो एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। अब देखिए रोटर के अंदर भी हम लोग जैसे ही इंड्यूस्ड होगा ईएमएफ, वैसे ही इसका भी अपना एक फील्ड बनेगा, साउथ नॉर्थ या फिर नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। तो ये आपस में लिंक हो जाता है, ठीक है। और ये लिंक होकर के ये सेम रोटेशन पे यानी सेम स्पीड पे रोटेट करता है, और इसी को बोलते हैं हम लोग सिंक्रोनिज्म, ठीक है। और सिंक्रोनिज्म पे देखिए, जब ये दोनों आपस में सेम स्पीड पे रोटेट करेगा तो यहाँ पे कोई भी फ्लक्स कट नहीं करता है, और फ्लक्स जब हमारा कट नहीं करेगा तो वहाँ पे टॉर्क जो होता है वो जीरो हो जाता है, इसलिए हमारा सिंक्रोनाइजिंग पावर जो होता है जीरो हो जाता है जब दो अल्टरनेटर सिंक्रोनिज्म पे रोटेट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, इन एन अल्टरनेटर फील्ड सिस्टम इज यूजुअली, देखिए इसका आंसर होगा हमारा सी, लेस देन 200 वोल्ट, ठीक है। एक्साइटेशन में जो हम लोग सप्लाई देते हैं वो वोल्टेज 200 वोल्टेज से कम होता है, क्योंकि हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं डीसी शंट जनरेटर, ठीक है। डीसी शंट जनरेटर बेसिकली हमारा डिज़ाइन किया रहता है जो कि आउटपुट में सप्लाई देता है हमारा 200 से कम वोल्टेज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा, इन एन अल्टरनेटर आर्मेचर रिएक्शन इन्फ्लुएंस। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है अल्टरनेटर के अंदर जब आर्मेचर रिएक्शन होता है तो इन सारे ऑप्शन में से सबसे ज़्यादा किसके ऊपर प्रभाव होता है, यानी सबसे ज़्यादा किस पे इफेक्ट होता है। तो इसका आंसर हमारा जनरेटेड वोल्टेज पर फेज, ठीक है। देखिए आर्मेचर रिएक्शन कारण जो होता है हमारे सिस्टम में हार्मोनिक भी आता है, तो इसका ये जो बी ऑप्शन है वेव फॉर्म ऑफ वोल्टेज जनरेटेड, ये भी होगा। ऑपरेटिंग स्पीड यानी जो मशीन का स्पीड है वो भी हमारा लैग करता है, और जो लॉसेस है वो भी हमारा इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली देखिए हमारा अल्टरनेटर है, तो अल्टरनेटर का काम बेसिकली होता है वोल्टेज जनरेट करना, यानी एसी पावर जनरेट करना, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे जो इसका आंसर होगा, जो सबसे ज़्यादा सुटेबल आंसर है, ये होगा इसका ए, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपने कभी एग्ज़ाम्स में अल्टरनेटर नहीं पढ़ा है और वहाँ से क्वेश्चन आ गया, तो अगर आप डीसी मशीन पढ़े हुए हैं तो डीसी मशीन का जितना भी रिलेशन है, जैसे हमारा एक है जनरेटेड ईएमएफ ईजी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 5 ZNP/60, ठीक है। तो अगर इस तरह का रिलेशन आपको याद है तो यहाँ से लगभग लगभग जो अदर मशीन से आप इसको कंपेयर कीजिएगा इस रिलेशन को, तो ज़्यादातर यहाँ से अगर आप इस फॉर्मूला के हिसाब से अगर आप मारते हैं आंसर तो वो ज़्यादातर सही होता है। तो यहाँ पे भी देखिए
अगर मैं डीसी मशीन का अगर रिलेशन लेके चलूँ तो यहाँ पे देखिए ईजी जो है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फाई, यानी अगर हमारा फ्लक्स घटेगा या बढ़ेगा तो हमारा जो है जनरेटेड ईएमएफ वो भी घटेगा या बढ़ेगा। तो यहाँ पे देखिए अल्टरनेटर में मैंने बताया था आर्मेचर रिएक्शन बेसिकली हमारा इसमें फ्लक्स जो होता है यानी मेन फ्लक्स है वो वीक हो जाता है यानी कम हो जाता है। तो यहाँ से भी आप इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं इस तरह का न्यूमेरिकल एमसीक्यू क्वेश्चन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि आप हमेशा पढ़ के जाएं जिससे कि आपके लिए बेटर होगा। ये वैसा सिचुएशन मैंने बताया जब आपको अल्टरनेटर या फिर अदर जितना भी एसी मशीन है उसमें आप नहीं पढ़ के गए तो वहाँ पे आप डीसी मशीन का जितना भी इक्वेशन है उसको फॉलो कर सकते हैं, ज़्यादातर आंसर जो होता है सही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो अल्टरनेटर है, मान लीजिए ए अल्टरनेटर और ये बी अल्टरनेटर, दोनों जो है हमारा पैरेलली कनेक्टेड है और इसमें जो हम लोग सप्लाई दे रहे हैं यानी जो अल्टरनेटर जो है घूम रहा है, सिंपली यहाँ पे एक टरबाइन होगा, ध्यान से समझिएगा थोड़ा, ये टरबाइन है, मान लीजिए हमारा टरबाइन है, इस टरबाइन के ऊपर जो है हम लोग स्टीम दे रहे हैं, ठीक है, ये यहाँ से स्टीम दिया जा रहा है, ठीक है, और ये टरबाइन का जो शाफ्ट है ये अल्टरनेटर के शाफ्ट से कनेक्टेड है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि हम चाहते हैं कि ये जो अल्टरनेटर है अल्टरनेटर का लोड जो है चेंज हो जाए, ठीक है, तो हम लोग क्या वेरी करेंगे, तो सिंपल सी बात है इसका आंसर होगा ए, स्टीम जो आ रहा है प्राइम मूवर तक उसको हम लोग वेरी करेंगे तो हमारा जो अल्टरनेटर का जो लोड है वो भी चेंज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक अल्टरनेटर है, मान लीजिए एक हमारा अल्टरनेटर है जो कि हम सप्लाई दे रहे हैं, प्राइम मूवर लगा हुआ, प्राइम मूवर हमारा कुछ नहीं, मान लीजिए हमारा टरबाइन है, टरबाइन हम लोग स्टीम की मदद से घुमा रहे हैं, ठीक है, अब टरबाइन का जो शाफ्ट घूम रहा है तो हमारा अल्टरनेटर भी घूम रहा है। अब बोलता है ये जो हमारा प्राइम मूवर है यानी जो ड्राइविंग पावर है ये हमारा फेल हो गया, मान लीजिए किसी रीजन के कारण ये फेल हो गया, तो इनर्शिया के कारण क्या है अल्टरनेटर का जो है शाफ्ट वो तो घूमते ही रहेगा और इसमें जो फील्ड है जो हम लोग डीसी फील्ड दे रहे हैं रोटर के अंदर ये सप्लाई ऑन है, ठीक है, तो अल्टरनेटर क्या होगा उस समय किस तरह से बिहेव करेगा, तो इसका आंसर होगा हमारा बी, बिहेव एज अ सिंक्रोनस मोटर एंड विल रोटेट इन द सेम डायरेक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन एन अल्टरनेटर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वोल्टेज जनरेटेड डिपेंड्स अपॉन, देखिए जैसे हम लोग जानते हैं सिंक्रोनस स्पीड इक्वल टू होता है 120f बाय पी, ठीक है, और यहाँ से अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी का वैल्यू निकालेंगे तो f इक्वल टू हो जाएगा ns डिवाइडेड बाय 120, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा b, यानी स्पीड पे भी डिपेंड होता है हमारा फ्रीक्वेंसी और जितना हमारा पोल है नंबर ऑफ पोल पे भी डिपेंड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन एन अल्टरनेटर व्हेन द लोड पावर फैक्टर इज यूनिटी, यानी जो हम लोग लोड लगाए हुए अल्टरनेटर में इसका पावर फैक्टर जो है यूनिटी है। अब पावर फैक्टर यूनिटी कब होता है, यानी जब हमारा प्योर लोड है यानी प्योर रेजिस्टिव लोड लगा हुआ है तब हमारा पावर फैक्टर जो होता है ये यूनिटी होता है, ठीक है, और यूनिटी का मतलब होता है हमारा जो वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल है यानी ये हमेशा जीरो होता है, यानी ये फेज में होता है, वोल्टेज और करंट हमेशा फेज में होता है, उसी को बोलते हैं हम लोग यूनिटी पावर फैक्टर, ठीक है। तो इस सिचुएशन में जो हमारा आर्मेचर रिएक्शन होता है ये हमेशा क्रॉस मैग्नेटाइजेशन होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, द आर्मेचर फ्लक्स विल बी क्रॉस मैग्नेटाइजेशन। और क्रॉस मैग्नेटाइजेशन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये हमारा नॉर्थ है और ये साउथ है, नॉर्मल कंडीशन में हमारा फ्लक्स रिलीज होता है कुछ इस तरह से नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, लेकिन जब हमारा क्रॉस मैग्नेटाइजेशन होता है तो फील्ड जो होता है हमारा ये नॉर्थ है और ये मान लीजिए साउथ है, यानी जो लोकेशन होता है ये कुछ इस तरह से क्रॉस हो जाता है, ठीक है, ये कुछ इस तरह से हमारा क्रॉस होने लगता है, इसी को बोलते हैं हम लोग क्रॉस मैग्नेटाइजेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एन अल्टरनेटर ड्रिवन बाय फ्रांसिस हाइड्रोलिक टरबाइन इज, देखिए टरबाइन जो है बेसिकली हमारा दो तरह का होता है, पहला है हमारा इम्पल्स टरबाइन और दूसरा है हमारा रिएक्शन टरबाइन, ठीक है। इम्पल्स टरबाइन के अंदर हमारा आता है पेल्टन, ठीक है, पेल्टन एक तरह का टरबाइन है हमारा जो बेसिकली हम लोग हाई हेड के लिए यूज करते हैं, ठीक है, और हाई हेड का मतलब होता है 30 मीटर, यानी 30 मीटर से ऊपर अगर हमारा पानी गिर रहा है यानी जो हमारा पानी गिरने का जो स्रोत है जो सोर्स है हमारा वो 30 मीटर से अबव है उसको हम लोग बोलते हैं हाई हेड, ठीक है, तो पेल्टन विंड बेसिकली हम लोग यूज करते हैं हाई हेड के लिए और पानी का जो फ्लो रेट है ये कम हो यानी हाई हेड और वाटर फ्लो रेट इज लो, ठीक है, यहाँ पे यूज करते हैं हम लोग पेल्टन व्हील। और रिएक्शन टरबाइन के अंदर हमारा दो टरबाइन आता है, पहला है हमारा कैप्लन और दूसरा है हमारा फ्रांसिस। तो देखिए कैप्लन जो होता है बेसिकली हम लोग लो के लिए यूज़ करते हैं
जहाँ पे मान लीजिए हेड जो है हमारा ये लो है, ठीक है, लेकिन वाटर फ्लो रेट जो है ये हाई है, ठीक है ना, यहाँ पे यूज़ करते हैं हम लोग कैप्लन। और फ्रांसिस जो होता है हमारा, फ्रांसिस टर्बाइन जो होता है ये मिक्स होता है, ये पेल्टन और कैप्लन का दोनों का मिक्स होता है, और इसको बेसिकली हम लोग लो और मीडियम स्पीड दोनों के लिए यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है ओवर हीटिंग ऑफ जनरेटेड वाइंडिंग, ठीक है, यानी ओवर हीटिंग ऑफ जनरेटर वाइंडिंग से क्या इफेक्ट होता है। तो ये बेसिकली हमारा जो मशीन का जो लाइफ है वो कम हो जाता है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन लार्जर जनरेटर डैम्पर्स आर यूज्ड। देखिए डैम्पर यूज करने से बेसिकली जो हमारा मशीन का स्टेबिलिटी होता है वो बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉइल्स इन एन अल्टरनेटर विल हैव द ईएमएफ क्लोजर टू द साइन वेव। देखिए अल्टरनेटर में जो आउटपुट मिलता है हम लोग को वो प्योर वेव फॉर्म नहीं मिलता है, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ हार्मोनिक्स आता है, यानी हमारा साइनोसॉडियल जो होता है वो प्योर नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा हम लोग वाइंडिंग यूज़ करेंगे और कौन सा कॉइल यूज़ करेंगे जिसके चलते हमारा जो आउटपुट में जो वेव फॉर्म मिलेगा ये प्योर हमारा साइनोसॉडियल होगा। तो इसका आंसर होगा हमारा बी, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। देखिए डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग मैंने बताया था, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग हम लोग बेसिकली वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे हम लोग को प्योर साइनोसोडियल वेवफॉर्म आउटपुट में चाहिए होता है। और शॉर्ट पिच कॉइल यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि शॉर्ट पिच कॉइल में जो है सबसे पहला तो हमारा कॉपर, यानी कॉपर जो यूज़ करते हैं ये कम यूज़ करते हैं क्योंकि हमारा स्पैन जो होता है, कॉइल स्पैन जो होता है हमारा 180 डिग्री से कम होता है। अब कॉपर कम यूज़ करेंगे तो हमारा सिंपल सी बात है आई स्क्वायर आर लॉस कम होगा। और शॉर्ट पिच कॉइल हम लोग वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे हम लोग को हार्मोनी को मिनिमाइज करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, क्वेश्चन है द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इन एन अल्टरनेटर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ। देखिए इसका आंसर होगा हमारा सी, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग टू द कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को बेसिकली के डी से डिनोट करते हैं, और के डी इक्वल टू होता है हमारा फेजर सम ऑफ कॉइल वोल्टेज पर फेज टू द अर्थमेटिक सम ऑफ कॉइल वोल्टेज पर फेज। और इसको जब हम लोग फॉर्मूला से लिखेंगे, इसका फॉर्मूला जब हम डिराइव करेंगे तो इसका वैल्यू होता है के डी इक्वल टू साइन एम बीटा बाई टू डिवाइडेड बाय एम साइन बीटा बाई टू। और यहाँ पे जो बीटा है, देखिए बीटा जो होता है हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बिटवीन एडजेसेंट स्लॉट इन इलेक्ट्रिकल डिग्री, और जो एम है हमारा स्लॉट पर पोल पर फेज, ठीक है। और इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया है अल्टरनेटर के ऊपर, जो थियोरेटिकल वीडियो है, उसमें मैंने इसको डिटेल से समझाया है, तो आप उस वीडियो को देख लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है जब अल्टरनेटर के अंदर आर्मेचर रिएक्शन होता है तो मेन फ्लक्स जो होता है हमारा, इसमें से हमारा सब्ट्रैक्ट हो जाता है आर्मेचर में जो फ्लक्स इंड्यूस होता है। तो ये कब होता है, तो ये बेसिकली हमारा लोड पावर फैक्टर जो होता है जीरो लैगिंग पे होता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। और आर्मेचर रिएक्शन एक ऐसा टॉपिक है सारे मशीन में, चाहे वो एसी हो डीसी हो, उससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो ये आपको याद रखना है। आर्मेचर रिएक्शन बेसिकली जो मेन फ्लक्स होता है उसको वीक कर देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है फॉर पैरेलल ऑपरेशन ऑफ टू अल्टरनेटर्स डिजायरेबल फ्यूचर इज दैट बोथ शुड हैव। जैसे हमारा दो अल्टरनेटर है, मान लीजिए ए और बी, इसको हम लोग पैरेलली में कनेक्ट करना चाहते हैं, तो इन दोनों के बीच में हमारा जो फ्यूचर मैच करना चाहिए वो क्या होना चाहिए। तो देखिए इसका आंसर होगा डी, दोनों का जो रेजिस्टेंस है वो कम होना चाहिए एज कम्पेयर टू द सिंक्रोनस रिएक्टेंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है हमारा इन एन अल्टरनेटर जीरो पावर फैक्टर मेथड इज यूज टू फाइंड। देखिए अल्टरनेटर में जीरो पावर फैक्टर मेथड जो है बेसिकली हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं, और इन इस जीरो पावर फैक्टर का दूसरा नाम है हमारा पोइट्री ट्रायंगल मेथड, ठीक है। और और भी हमारा डिफरेंट डिफरेंट मेथड है, जैसे बेसिकली हमारा तो तीन तरह का होता है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ कौन कौन सा मेथड होता है जो पावर फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए, आई मीन वोल्टेज रेगुलेशन को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं। सबसे पहला है हमारा ईएमएफ मेथड, ठीक है, दूसरा है हमारा एमएमएफ मेथड, और लास्ट है हमारा जीरो पावर फैक्टर मेथड, और इसका दूसरा नाम है पोइट्री मेथड, ठीक है। इसका स्पेलिंग मैं लिख दे रहा हूँ अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो, पोइट्री POITEIR, पोइट्री मेथड, ठीक है। ये तीनों मेथड है जो हम लोग अल्टरनेटर का वोल्टेज रेगुलेशन को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, if the voltage of one of the two machine running in synchronism is suddenly increased। देखिए मान लीजिए हमारा एक मशीन है जो कि सिंक्रोनिज्म पे रोटेट कर रहा है, ठीक है। सिंक्रोनिज्म का मतलब होता है जब हमारा फील्ड का जो स्पीड होता है यानी सिंक्रोनस स्पीड और रोटर का जो स्पीड होता है ये सेम स्पीड पे रोटेट करता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग सिंक्रोनिज्म। और सिंक्रोनिज्म पे हमारा जो पावर होता है, जो सिंक्रोनिज्म पावर होता है ये हमेशा जीरो होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे बोल रहा है अगर हमारा जो वोल्टेज है इंक्रीज हो जाता है तो क्या होगा। तो देखिए इसमें बेसिकली हमारा एक नया सिंक्रोनाइजिंग टॉर्क जनरेट होगा और वो अपने आप को फिर से सिंक्रोनिज्म पे ला देगा, ठीक है। और सिंक्रोनस मशीन के अंदर एक टर्म आता है हंटिंग, ठीक है, चाहे वो अल्टरनेटर हो या फिर हमारा मोटर हो। इसमें आता है एक हंटिंग, और हंटिंग का मतलब होता है जब मोटर हमारा सिंक्रोनिज्म पे रोटेट कर रहा है और अचानक से अगर हमारा जो लोड है ये वेरी हो गया यानी लोड चेंज हो गया या फिर अनबैलेंस हो गया, तो वहाँ पे क्या होता है मोटर अपना सिंक्रोनिज्म खो देता है, ठीक है। और जैसे ही सिंक्रोनिज्म खोता है तो वो फिर से एक अपना टॉर्क जनरेट करता है, टॉर्क डेवलप करता है अपने आप को फिर से सिंक्रोनिज्म में लाने के लिए। इसको बोलते हैं हम लोग हंटिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है कि साइलेंट पोल जो होता है हमारा रोटर, इसका क्या एडवांटेज है अल्टरनेटर में। तो इसका बेसिकली एडवांटेज है ये लो और मीडियम स्पीड पे ऑपरेट होता है। और इसमें एक और क्वेश्चन पूछता है कि साइलेंट पोल मोटर में जो होता है हमारा जो डायमीटर होता है ये लार्ज होता है और एक्सियल लेंथ हमारा शॉर्ट होता है। और जो हमारा नॉन साइलेंट पोल है, नॉन साइलेंट पोल रोटर है, इसमें हमारा डायमीटर स्मॉल होता है लेकिन एक्सियल लेंथ हमारा लार्ज होता है, ठीक है, यानी ज़्यादा होता है। और इसको हम लोग बेसिकली हाई स्पीड के लिए यूज़ करते हैं और इसको लो और मीडियम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा synchronous impedance method of finding voltage regulation of an alternator is called pessimistic method because। देखिए अभी मैंने बताया था वोल्टेज रेगुलेशन को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग बेसिकली तीन मेथड यूज़ करते हैं। पहला है हमारा ईएमएफ मेथड, दूसरा है हमारा एमएमएफ मेथड और लास्ट है हमारा जीरो पावर फैक्टर मेथड और पोइट्री ट्रायंगल मेथड। तो देखिए जो हमारा सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड है इसको हम लोग पिस्मेटिक मेथड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो वोल्टेज रेगुलेशन मिलता है हम लोग को वो हाइयर वैल्यू का मिलता है। जो हम लोग कहने का मतलब ये, मान लीजिए हमारा आया 2%, ठीक है, वोल्टेज रेगुलेशन जैसे हमने फाइंड किया। सबसे पहले यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेशन समझते हैं। वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब होता है नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज डिवाइडेड बाय फुल लोड वोल्टेज, ठीक है। और ये मैंने डीसी मोटर पे जो वीडियो बनाया फिर डीसी जनरेटर पे, उसमें मैंने डीपली समझाया वोल्टेज रेगुलेशन होता क्या है, तो उस वीडियो को देख लें। और यहाँ पे देखिए जो सिंक्रोनस मेथड होता है इसमें बेसिकली जो हमारा रीडिंग होता है यानी जो हम लोग रीड करते हैं, जो आउटपुट मिलता है इस मेथड से ये वेरी हाई होता है यानी बहुत ही ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू जो हम लोग रीड करते हैं वहाँ पे, तो इसीलिए इसको कहा गया है पेसिमिस्टिक मेथड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द फिक्सिस पार्ट ऑफ द सिंक्रोनस रिएक्टेंस टेक केयर, यानी जो हमारे अल्टरनेटर में एक टर्म आता है सिंक्रोनस रिएक्टेंस जिसको हम लोग एक्स एस से डिनोट करते हैं, ये बेसिकली हमारा आर्मेचर रिएक्शन का केयर करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द रेगुलेशन ऑफ एन अल्टरनेटर, यानी देखिए अल्टरनेटर में हमारा एक वोल्टेज रेगुलेशन टर्म आता है और वोल्टेज रेगुलेशन का जो फॉर्मूला होता है हमारा नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज डिवाइडेड बाय फुल लोड वोल्टेज होता है, ठीक है। और इस फॉर्मूला के बेसिस पे इसका आंसर हो जाए ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द पावर फैक्टर ऑफ एन अल्टरनेटर इज डिटरमाइंड बाय इट्स, यानी किसी भी अल्टरनेटर का अगर पावर फैक्टर हम लोग को डिटरमाइन करना होगा, फाइंड आउट करना होगा, तो बेसिकली हमारे लोड पे डिपेंड होता है, ठीक है। यानी अगर हम लोग लोड प्योर इंडक्टिव लगाते हैं तो हमारा जो पावर फैक्टर होगा वो लैगिंग हो जाएगा। अगर हम कैपेसिटिव लगाते हैं तो लीडिंग हो जाएगा और अगर हम लोग प्योर रेजिस्टिव लगाते हैं तो हमारा जो पावर फैक्टर होगा वो यूनिटी हो जाएगा। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एन अल्टरनेटर फील्ड इफेक्ट ऑफ क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इज टू मेक द आउटपुट। देखिए आर्मेचर में आर्मेचर रिएक्शन में जब हमारा क्रॉस मैग्नेटाइजेशन होता है तो उसके कारण जो हमारा फ्लक्स होता है वो डिसॉर्ट होता है, ठीक है, यानी बर्बाद हो जाता है। और फ्लक्स जब बर्बाद हो जाता है तो हमारा आउटपुट में जो वेव फॉर्म मिलता है वो हमेशा नॉन साइनोसॉइडल वेव फॉर्म मिलता है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ओवर स्पीड प्रोटेक्शन ऑफ जनरेटर। देखिए हमारा जनरेटर जो है ओवर स्पीड, यानी मान लीजिए अगर इसका रेटेड स्पीड अगर 900 आरपीएम है तो 900 आरपीएम से ऊपर ना इसका स्पीड चला जाए, एवं ना हो जाए,
उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं गवर्नर। ठीक है, गवर्नर बेसिकली एक स्टीयरिंग टाइप का होता है, जैसे कार का एक स्टीयरिंग होता है उसी तरह से ये व्हील होता है एक, और इसको हम लोग क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब घुमाते हैं तो हमारा जो अल्टरनेटर का स्पीड है वो इंक्रीज या फिर डिक्रीज होता है, यानी ये एक तरह से कंट्रोलर है हमारे स्पीड का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन है द रेगुलेशन ऑफ एन अल्टरनेटर इज लाइकली टू बी नेगेटिव इन द केस ऑफ, देखिए वोल्टेज रेगुलेशन मैंने बताया आपको, नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज डिवाइडेड बाय फुल लोड वोल्टेज। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा आपको डीपली समझाता हूँ। मान लीजिए हमारा एक अल्टरनेटर है जो नो लोड वोल्टेज पे, नो लोड पे हमारा जो वोल्टेज जनरेट कर रहा है ये 200 वोल्ट जनरेट कर रहा है। ठीक है, और फुल लोड पे जो हमारा वोल्टेज जनरेट कर रहा है ये मान लीजिए 180 वोल्ट है। ठीक है, तो नो लोड पे 200 और फुल लोड पे 180, फिर फॉर्मूला के हिसाब से फिर से यहाँ पे 180 होगा, तो इसका जो आउटपुट मिलेगा हमारा ये हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 180। ठीक है, और इसका परसेंटेज जब निकालेंगे हम लोग तो यहाँ पे 100 से इंटू करेंगे, और इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग इसका वैल्यू आएगा अप्रॉक्स 12%। ठीक है, देखिए यहाँ पे 12% ये हमारा पॉजिटिव में है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है हमारा अल्टरनेटर का वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव कब होगा, तो हमारा नेगेटिव तभी होगा जब हमारा लीडिंग पावर फैक्टर होगा। ठीक है, लीडिंग पावर फैक्टर में जो हमारा नो लोड वोल्टेज होगा, जो फुल लोड वोल्टेज होगा वो नो लोड वोल्टेज से ज़्यादा हो जाएगा, जिसके कारण हमारा वोल्टेज रेगुलेशन जो है हमेशा नेगेटिव में होगा। तो ये आपको याद रखना है, लीडिंग पावर फैक्टर पे जो हमारा अल्टरनेटर का वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन है हमारा साइलेंट पोल टाइप रोटर एज कम्पेयर टू सिलिंड्रिकल पोल टाइप रोटर आर। देखिए इन दोनों के बीच में जो बेसिकली डिफरेंस होता है ये इसका आंसर होगा डी, लार्जर इन डायमीटर एंड स्मॉलर इन एक्सियल लेंथ। जो हमारा देखिए साइलेंट पोल रोटर होता है, साइलेंट पोल रोटर में हमारा जो डायमीटर होता है ये लार्ज होता है, और एक्सियल लेंथ जो होता है रोटर का ये शॉर्ट होता है। ठीक है, और ये बेसिकली हम लोग लो और मीडियम के लिए यूज़ करते हैं, यानी लो और मीडियम स्पीड के लिए हम लोग इस टाइप के रोटर को यूज़ करते हैं। लेकिन जो हमारा सिलिंड्रिकल पोल टाइप है और इसका एक और नाम है नॉन साइलेंट पोल टाइप। ठीक है, नॉन साइलेंट पोल टाइप में क्या होता है, जो हमारा डायमीटर है रोटर का ये कम होता है लेकिन एक्सियल लेंथ हमारा ज़्यादा होता है, और ये बेसिकली हम लोग हाई स्पीड के लिए यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन है हमारा in a synchronous machine, if the field flux axis is ahead of the armature field axis in the direction of rotation, the machine is working as a, देखिए इसमें हमेशा हमारा सिंक्रोनस जनरेटर की तरह काम करता है। ठीक है, और ये देखिए फील्ड एक्सिस अहेड का मतलब क्या होता है, ये बेसिकली कुछ इस तरह से होता है, जैसे ये मान लीजिए हमारा न्यूट्रल एक्सिस है। ठीक है, और ये इसमें बेसिकली हम लोग क्यू एक्सिस और डी एक्सिस लेके चलते हैं। तो इससे पहले मैंने अल्टरनेटर का वीडियो बनाया है, उस पर मैंने अच्छा समझाया इस पार्ट को, तो आप प्लीज़ उस वीडियो को देख लें, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे समझाने लगूँ तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। देखिए क्वेश्चन है हमारा, टू अल्टरनेटर्स आर रनिंग पैरेलल इफ द फील्ड ऑफ वन अल्टरनेटर इज एडजस्टेड इट विल। देखिए ये मान लीजिए हमारा अल्टरनेटर ए है और ये हमारा बी है, ये आपस में पैरेलली कनेक्टेड है। ठीक है, अगर मान लीजिए मैंने एक अल्टरनेटर का अगर एक्साइटेशन या फिर फील्ड में जो करंट जा रहा है उसको मैंने वेरी किया है, तो हमारा बेसिकली जो पावर फैक्टर होगा वो चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज होगा, क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया था के वी ए आर यानी रिएक्टिव पावर हमेशा जो है मैग्नेटाइजिंग करंट प्रोवाइड करता है किसी भी मोटर में या फिर ट्रांसफार्मर में। ठीक है, तो अगर हम लोग फील्ड को वेरी करेंगे तो हमारा सिंपल सी बात है के वी ए आर यानी एक्साइटेशन चेंज होगा, और रिएक्टिव पावर चेंज होगा, रिएक्टिव पावर चेंज होगा तो हमारा पावर फैक्टर चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमारा पावर फैक्टर डिपेंड होता है कॉस फाई इक्वल टू होता है हमारा किलो वाट बाय के वी ए। ठीक है, और इस पे मैंने पावर फैक्टर पे वीडियो बनाया है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लें, उस वीडियो को देख लें, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉइल्स इन एन अल्टरनेटर विल हैव द ईएमएफ क्लोजर टू द साइन वेव। देखिए अल्टरनेटर में जो आउटपुट मिलता है हम लोग को वो प्योर वेव फॉर्म नहीं मिलता है। ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ हार्मोनिक्स आता है, यानी हमारा साइनोसॉडियल जो होता है वो प्योर नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा हम लोग वाइंडिंग यूज़ करेंगे और कौन सा कॉइल यूज़ करेंगे जिसके चलते हमारा जो आउटपुट में जो वेव फॉर्म मिलेगा ये प्योर हमारा साइनोसॉडियल होगा। तो इसका आंसर होगा हमारा बी, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। देखिए डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग मैंने बताया था, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग हम लोग बेसिकली वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे हम लोग को प्योर साइनोसोडियल वेवफॉर्म आउटपुट में चाहिए होता है। और शॉर्ट पिच कॉइल यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि शॉर्ट पिच कॉइल में जो है सबसे पहला तो हमारा कॉपर, यानी कॉपर जो यूज़ करते हैं ये कम यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारा स्पैन जो होता है, कॉइल स्पैन जो होता है हमारा 180 डिग्री से कम होता है। अब कॉपर कम यूज़ करेंगे तो हमारा सिंपल सी बात है आई स्क्वायर आर लॉस कम होगा, और
शॉर्ट पिच कॉइल हम लोग वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे हम लोग को हार्मोनी को मिनिमाइज करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा। क्वेश्चन है द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इन एन अल्टरनेटर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ। देखिए इसका आंसर होगा हमारा सी, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग टू द कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को बेसिकली के से डिनोट करते हैं, और के डी इक्वल टू होता है हमारा फेजर सम ऑफ कॉइल वोल्टेज पर फेज टू द अर्थमेटिक सम ऑफ कॉइल वोल्टेज पर फेज। और इसको जब हम लोग फॉर्मूला से लिखेंगे, इसका फॉर्मूला जब हम डिराइव करेंगे तो इसका वैल्यू होता है के डी इक्वल टू साइन एम बीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय एम साइन बीटा बाय 2। और यहाँ पे जो बीटा है, देखिए बीटा जो होता है हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बिटवीन एडजेसेंट स्लॉट इन इलेक्ट्रिकल डिग्री, और जो एम है हमारा स्लॉट पर पोल पर फेज। ठीक है, और इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया है अल्टरनेटर के ऊपर, जो थियोरेटिकल वीडियो है, उसमें मैंने इसको डिटेल से समझाया है, तो आप उस वीडियो को देख लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है जब अल्टरनेटर के अंदर आर्मेचर रिएक्शन होता है तो मेन फ्लक्स जो होता है हमारा, इसमें से हमारा सब्ट्रैक्ट हो जाता है आर्मेचर में जो फ्लक्स इंड्यूस होता है। तो ये कब होता है, तो ये बेसिकली हमारा लोड पावर फैक्टर जो होता है जीरो लैगिंग पे होता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। और आर्मेचर रिएक्शन एक ऐसा टॉपिक है सारे मशीन में, चाहे वो एसी और डीसी हो, उससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो ये आपको याद रखना है। आर्मेचर रिएक्शन बेसिकली जो मेन फ्लक्स होता है उसको वीक कर देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन है फॉर पैरेलल ऑपरेशन ऑफ टू अल्टरनेटर्स डिजायरेबल फ्यूचर इज दैट बोथ शुड हैव। जैसे हमारा दो अल्टरनेटर है, मान लीजिए ए और बी, इसको हम लोग पैरेलली में कनेक्ट करना चाहते हैं, तो इन दोनों के बीच में हमारा जो फ्यूचर मैच करना चाहिए वो क्या होना चाहिए। तो देखिए इसका आंसर होगा डी, दोनों का जो रेजिस्टेंस है वो कम होना चाहिए एज कम्पेयर टू द सिंक्रोनस रिएक्टेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन है हमारा इन एन अल्टरनेटर जीरो पावर फैक्टर मेथड इज यूज टू फाइंड। देखिए अल्टरनेटर में जीरो पावर फैक्टर मेथड जो है बेसिकली हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं, और इस जीरो पावर फैक्टर का दूसरा नाम है हमारा पोइट्री ट्रायंगल मेथड। ठीक है, और भी हमारा डिफरेंट डिफरेंट मेथड है, जैसे बेसिकली हमारा तो 3 तरह का होता है। मैं यहाँ पे बता देता हूँ कौन कौन सा मेथड होता है जो पावर फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए, आई मीन वोल्टेज रेगुलेशन को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं। सबसे पहला है हमारा ईएमएफ मेथड। ठीक है, दूसरा है हमारा एमएमएफ मेथड, और लास्ट है हमारा जीरो पावर फैक्टर मेथड, और इसका दूसरा नाम है पोइट्री मेथड। ठीक है, इसका स्पेलिंग मैं लिख दे रहा हूँ अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो। पोइट्री, POITER, पोइट्री मेथड। ठीक है, ये तीनों मेथड है जो हम लोग अल्टरनेटर का वोल्टेज रेगुलेशन को फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन है हमारा if the voltage of one of the two machine running in synchronism is suddenly increased। देखिए मान लीजिए हमारा एक मशीन है जो कि सिंक्रोनिज्म पे रोटेट कर रहा है। ठीक है, सिंक्रोनिज्म का मतलब होता है जब हमारा फील्ड का जो स्पीड होता है, यानी सिंक्रोनस स्पीड, और रोटर का जो स्पीड होता है ये सेम स्पीड पे रोटेट करता है। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग सिंक्रोनिज्म। और सिंक्रोनिज्म पे हमारा जो पावर होता है, जो सिंक्रोनिज्म पावर होता है, ये हमेशा जीरो होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे बोल रहा है अगर हमारा जो वोल्टेज है इंक्रीज हो जाता है तो क्या होगा। तो देखिए इसमें बेसिकली हमारा एक नया सिंक्रोनाइजिंग टॉर्क जनरेट होगा, और वो अपने आप को फिर से सिंक्रोनिज्म पे ला देगा। ठीक है, और सिंक्रोनस मशीन के अंदर एक टर्म आता है हंटिंग। ठीक है, चाहे वो अल्टरनेटर हो या फिर हमारा मोटर हो, इसमें आता है एक हंटिंग। और हंटिंग का मतलब होता है जब मोटर हमारा सिंक्रोनिज्म पे रोटेट कर रहा है और अचानक से अगर हमारा जो लोड है ये वेरी हो गया, यानी लोड चेंज हो गया या फिर अनबैलेंस हो गया, तो वहाँ पे क्या होता है, मोटर अपना सिंक्रोनिज्म खो देता है। ठीक है, और जैसे ही सिंक्रोनिज्म खोता है तो वो फिर से एक अपना टॉर्क जनरेट करता है, टॉर्क डेवलप करता है अपने आप को फिर से सिंक्रोनिज्म में लाने के लिए। इसको बोलते हैं हम लोग हंटिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन है कि साइलेंट पोल जो होता है हमारा रोटर, इसका क्या एडवांटेज है अल्टरनेटर में। तो इसका बेसिकली एडवांटेज है ये लो और मीडियम स्पीड पे ऑपरेट होता है। और इसमें एक और क्वेश्चन पूछता है कि साइलेंट पोल मोटर में जो होता है हमारा जो डायमीटर होता है ये लार्ज होता है और एक्सियल लेंथ हमारा शॉर्ट होता है। और जो हमारा नॉन साइलेंट पोल है, नॉन साइलेंट पोल रोटर है, इसमें हमारा डायमीटर स्मॉल होता है लेकिन एक्सियल लेंथ हमारा
लार्ज होता है, ठीक है, यानी ज़्यादा होता है। और इसको हम लोग बेसिकली हाई स्पीड के लिए यूज़ करते हैं और इसको लो और मीडियम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड ऑफ फाइंडिंग वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ एन अल्टरनेटर इज कॉल्ड प्रिस्मिस्टिक मेथड बिकॉज। देखिए अभी मैंने बताया था वोल्टेज रेगुलेशन को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग बेसिकली 3 मेथड यूज़ करते हैं। पहला है हमारा ईएमएफ मेथड, दूसरा है हमारा एमएमएफ मेथड और लास्ट है हमारा जीरो पावर फैक्टर मेथड और पोएट्री ट्रायंगल मेथड। तो देखिए जो हमारा सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड है इसको हम लोग प्रिस्मेटिक मेथड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो वोल्टेज रेगुलेशन मिलता है हम लोग को वो हाइयर वैल्यू का मिलता है। जो हम लोग कहने का मतलब ये, मान लीजिए हमारा आया 2%, ठीक है, वोल्टेज रेगुलेशन जैसे हमने फाइंड किया। सबसे पहले यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेशन समझते हैं। वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब होता है नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज डिवाइडेड बाय फुल लोड वोल्टेज, ठीक है। और ये मैंने डीसी मोटर पे जो वीडियो बनाया फिर डीसी जनरेटर पे उस पर मैंने डीपली समझाया वोल्टेज रेगुलेशन होता क्या है, तो उस वीडियो को देख लें। और यहाँ पे देखिए जो सिंक्रोनस मेथड होता है इसमें बेसिकली जो हमारा रीडिंग होता है यानी जो हम लोग रीड करते हैं, जो आउटपुट मिलता है इस मेथड से, ये वेरी हाई होता है यानी बहुत ही ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू जो हम लोग रीड करते हैं वहाँ पे। तो इसीलिए इसको कहा गया है पेसिमिस्टिक मेथड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द फिक्सिस पार्ट ऑफ द सिंक्रोनस रिएक्टेंस टेक केयर, यानी जो हमारे अल्टरनेटर में एक टर्म आता है सिंक्रोनस रिएक्टेंस जिसको हम लोग एक्स एस से डिनोट करते हैं, ये बेसिकली हमारा आर्मेचर रिएक्शन का केयर करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द रेगुलेशन ऑफ एन अल्टरनेटर, यानी देखिए अल्टरनेटर में हमारा एक वोल्टेज रेगुलेशन टर्म आता है और वोल्टेज रेगुलेशन का जो फॉर्मूला होता है हमारा नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज डिवाइडेड बाय फुल लोड वोल्टेज होता है, ठीक है। और इस फॉर्मूला के बेसिस पे इसका आंसर हो जाए ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द पावर फैक्टर ऑफ एन अल्टरनेटर इज डिटरमाइंड बाय इट्स, यानी किसी भी अल्टरनेटर का अगर पावर फैक्टर हम लोग को डिटरमाइन करना होगा, फाइंड आउट करना होगा, तो बेसिकली हमारे लोड पे डिपेंड होता है, ठीक है। यानी अगर हम लोग लोड प्योर इंडक्टिव लगाते हैं तो हमारा जो पावर फैक्टर होगा वो लैगिंग हो जाएगा। अगर हम कैपेसिटिव लगाते हैं तो लीडिंग हो जाएगा और अगर हम लोग प्योर रेजिस्टिव लगाते हैं तो हमारा जो पावर फैक्टर होगा वो यूनिटी हो जाएगा। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एन अल्टरनेटर फील्ड इफेक्ट ऑफ क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इज टू मेक द आउटपुट। देखिए आर्मेचर में आर्मेचर रिएक्शन में जब हमारा क्रॉस मैग्नेटाइजेशन होता है तो उसके कारण जो हमारा फ्लक्स होता है वो डिसॉर्ट होता है, ठीक है, यानी बर्बाद हो जाता है। और फ्लक्स जब बर्बाद हो जाता है तो हमारा आउटपुट में जो वेव फॉर्म मिलता है वो हमेशा नॉन साइनोसॉइडल वेव फॉर्म मिलता है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ओवर स्पीड प्रोटेक्शन ऑफ जनरेटर। देखिए हमारा जनरेटर जो है ओवर स्पीड, यानी मान लीजिए अगर इसका रेटेड स्पीड अगर 900 आरपीएम है तो 900 आरपीएम से ऊपर ना इसका स्पीड चला जाए, एवब ना हो जाए, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं गवर्नर, ठीक है। गवर्नर बेसिकली एक स्टीयरिंग टाइप का होता है, जैसे कार का एक स्टीयरिंग होता है उसी तरह से ये व्हील होता है एक, और इसको हम लोग क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब घुमाते हैं तो हमारा जो अल्टरनेटर का स्पीड है वो इंक्रीज या फिर डिक्रीज होता है, यानी ये एक तरह से कंट्रोलर है हमारे स्पीड का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेगुलेशन ऑफ एन अल्टरनेटर इज लाइकली टू बी नेगेटिव इन द केस ऑफ। देखिए वोल्टेज रेगुलेशन मैंने बताया आपको नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज डिवाइडेड बाय फुल लोड वोल्टेज, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा आपको डीपली समझाता हूँ। मान लीजिए हमारा एक अल्टरनेटर है जो नो लोड वोल्टेज पे नो लोड पे हमारा जो वोल्टेज जनरेट कर रहा है ये 200 वोल्ट जनरेट कर रहा है, ठीक है। और फुल लोड पे जो हमारा वोल्टेज जनरेट कर रहा है ये मान लीजिए 180 वोल्ट है, ठीक है। तो नो लोड पे 200 और फुल लोड पे 180, फिर फॉर्मूला के हिसाब से फिर से यहाँ पे 180 होगा, तो इसका जो आउटपुट मिलेगा हमारा ये हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 180, ठीक है। और इसका परसेंटेज जब निकालेंगे हम लोग तो यहाँ पे 100 से इंटू करेंगे और इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग इसका वैल्यू आएगा अप्रॉक्स 12%, ठीक है। देखिए यहाँ पे 12% ये हमारा पॉजिटिव में आया, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है हमारा अल्टरनेटर का वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव कब होगा, तो हमारा नेगेटिव तभी होगा जब हमारा लीडिंग पावर फैक्टर होगा, ठीक है। लीडिंग पावर फैक्टर में जो हमारा नो लोड वोल्टेज होगा, जो फुल लोड वोल्टेज होगा वो नो लोड वोल्टेज से ज़्यादा हो जाएगा, जिसके कारण हमारा वोल्टेज रेगुलेशन जो है हमेशा नेगेटिव में होगा। तो ये आपको याद रखना है, लीडिंग पावर फैक्टर पे जो हमारा अल्टरनेटर का वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइलेंट पोल टाइप रोटर एज कम्पेयर टू सिलिंड्रिकल पोल टाइप रोटर आर। देखिए इन दोनों के बीच में जो बेसिकली डिफरेंस होता है ये इसका आंसर होगा डी, लार्जर इन डायमीटर
एंड स्मॉलर इन एक्सियल लेंथ। जो हमारा देखिए साइलेंट पोल रोटर होता है, साइलेंट पोल रोटर में हमारा जो डायमीटर होता है ये लार्ज होता है और एक्सियल लेंथ जो होता है रोटर का ये शॉर्ट होता है, ठीक है। और ये बेसिकली हम लोग लो और मीडियम के लिए यूज़ करते हैं, यानी लो और मीडियम स्पीड के लिए हम लोग इस टाइप के रोटर को यूज़ करते हैं। लेकिन जो हमारा सिलिंड्रिकल पोल टाइप है और इसका एक और नाम है नॉन साइलेंट पोल टाइप, ठीक है। नॉन साइलेंट पोल टाइप में क्या होता है, जो हमारा डायमीटर है रोटर का ये कम होता है लेकिन एक्सियल लेंथ हमारा ज़्यादा होता है, और ये बेसिकली हम लोग हाई स्पीड के लिए यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा in a synchronous machine if the field flux axis is ahead of the armature field axis in the direction of rotation the machine is working as a। देखिए इसमें हमेशा हमारा सिंक्रोनस जनरेटर की तरह काम करता है, ठीक है। और ये देखिए फील्ड एक्सिस अहेड का मतलब क्या होता है, ये बेसिकली कुछ इस तरह से होता है, जैसे ये मान लीजिए हमारा न्यूट्रल एक्सिस है, ठीक है। और ये इसमें बेसिकली हम लोग क्यू एक्सिस और डी एक्सिस लेके चलते हैं। तो इससे पहले मैंने अल्टरनेटर का वीडियो बनाया है, उस पर मैंने अच्छे से समझाया इस पार्ट को, तो आप प्लीज़ उस वीडियो को देख लें, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे समझाने लगूँ तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए क्वेश्चन है हमारा, टू अल्टरनेटर्स आर रनिंग इन पैरेलल इफ द फील्ड ऑफ वन अल्टरनेटर इज एडजस्टेड इट विल। देखिए ये मान लीजिए हमारा अल्टरनेटर ए है और ये हमारा बी है, ये आपस में पैरेलली कनेक्टेड है, ठीक है। अगर मान लीजिए मैंने एक अल्टरनेटर का अगर एक्साइटेशन या फिर फील्ड में जो करंट जा रहा है उसको मैंने वेरी किया है, तो हमारा बेसिकली जो पावर फैक्टर होगा वो चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज होगा, क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया था के वी ए आर यानी रिएक्टिव पावर हमेशा जो है मैग्नेटाइजिंग करंट प्रोवाइड करता है किसी भी मोटर में या फिर ट्रांसफार्मर में, ठीक है। तो अगर हम लोग फील्ड को वेरी करेंगे तो हमारा सिंपल सी बात है के वी ए आर यानी एक्साइटेशन चेंज होगा, और रिएक्टिव पावर चेंज होगा, रिएक्टिव पावर चेंज होगा तो हमारा पावर फैक्टर चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमारा पावर फैक्टर डिपेंड होता है कॉस फाई इक्वल टू होता है हमारा किलो वाट बाय के वी ए, ठीक है। और इस पर मैंने पावर फैक्टर पे वीडियो बनाया है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लें, उस वीडियो को देख लें, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द पोइट्री ट्रायंगल सेपरेट्स द। देखिए बेसिकली हमारा वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड आउट करने के लिए तीन मेथड यूज़ करते हैं हम लोग। सबसे पहला है हमारा ईएमएफ मेथड, ठीक है। दूसरा है हमारा एमएमएफ मेथड, और लास्ट है हमारा जीरो पावर फैक्टर मेथड, और इसका दूसरा नाम है पोइट्री ट्रायंगल मेथड, ठीक है। और पोइट्री ट्रायंगल मेथड जो है बेस्ड होता है आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस एंड आर्मेचर रिएक्शन एमएमएफ, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सी। और अगर इन तीनों में से सबसे बेस्ट जो होता है, यानी तीनों में से सबसे बेस्ट मेथड अगर आपसे पूछता है, तो सबसे बेस्ट मेथड जो होता है हमारा यही पोइट्री ट्रायंगल मेथड होता है, ठीक है। और सबसे बेकार जो होता है हमारा ये होता है ईएमएफ मेथड, तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है which of the following relays come into the operation in the event of failure of prime mover connected to the generator। देखिए हमारा जो अल्टरनेटर होता है वो सिंपली जो है एक टरबाइन से कनेक्टेड होता है। ये मान लीजिए ये हमारा टरबाइन है, ठीक है। और टरबाइन पे अगर स्टीम है, अगर स्टीम इंजन है, आई मीन हमारा जो पावर प्लांट है, अगर थर्मल पावर प्लांट है तो उसमें स्टीम रहता है, अगर हाइड्रो है तो पानी होगा, और अगर न्यूक्लियर है तो न्यूक्लियर में हम लोग फ्यूल यूज़ करते हैं, आई मीन ये स्टीम यूज़ करते हैं। तो यहाँ से जो कनेक्टेड होता है साफ्ट, यानी जो टरबाइन का जो साफ्ट होता है ये सीधे हमारे अल्टरनेटर से कनेक्टेड होता है, ठीक है। और जब हमारा टरबाइन घूमता है तो हमारा अल्टरनेटर भी घूमता है, अल्टरनेटर घूमता है तो वहाँ पे ईएमएफ कट करता है, आई मीन फ्लक्स कट करता है। फ्लक्स कट करने के कारण जो हमारा एक ईएमएफ इंड्यूस होता है और वो हमें आउटपुट में एज अ पावर मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है अगर हमारा ये जो प्राइम मूवर यानी जो टरबाइन है ये हमारा फेल हो गया है, यानी किसी भी रीज़न से ये काम नहीं कर रहा है, ये रोटेट नहीं कर रहा है, तो इस फॉल्ट को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग रिले यूज़ करते हैं, और उस रिले का नाम है रिवर्स पावर रिले, ठीक है। और देखिए और भी ऑप्शन देखते हैं, बुचल्स रिले। बुचल्स रिले बेसिकली हम लोग ट्रांसफार्मर में यूज़ करते हैं, और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि बुचल्स रिले जो होता है किसके लिए यूज़ करते हैं, तो ये बेसिकली ट्रांसफार्मर में होता है और इंटरनल फॉल्ट के लिए यूज़ करते हैं। यानी ट्रांसफार्मर में कभी भी इंटरनल फॉल्ट आता है तो वो फाइंड जो मतलब अलार्म बजता है बुचल्स रिले में, ये इंटरनली फॉल्ट के लिए होता है। यानी ट्रांसफार्मर में कभी भी इंटरनल फॉल्ट होगा तो वो बुचल्स रिले के कारण होगा। और ये देखिए डिफरेंशियल रिले है। डिफरेंशियल रिले बेसिकली हम लोग ट्रांसमिशन लाइन में यूज़ करते हैं, तो उतना आपको डिटेल में नहीं जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन डज नॉट हैव टू मेट बाय अल्टरनेटर रनिंग इन पैरेलल। अगर हमारा दो अल्टरनेटर पैरेलली कनेक्टेड है या फिर पैरेलली रन कर रहा है, तो इन सारे ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो मेट नहीं करेगा, तो ये आंसर हमारा डी, ठीक है। द मशीन मस्ट हैव बी इक्वल केवी रेटिंग। देखिए केवी रेटिंग सबसे पहले अल्टरनेटर का जो रेटिंग होता है ये हम लोग किलोवाट में करते हैं, केवी रेटिंग तो होता नहीं है,
तो ये सबसे ऑड ऑप्शन है, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। केवीए का जो रेटिंग होता है ये ट्रांसफार्मर का होता है, और जितना भी मशीन है जैसे मोटर हो गया, जनरेटर हो गया, उसका जो रेटिंग करते हैं हम लोग, ये हमेशा किलोवाट में होता है, नहीं तो मेगावाट में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थ्री फेज अल्टरनेटर। जो हमारा थ्री फेज अल्टरनेटर होता है वो हमेशा स्टार में कनेक्टेड होता है, क्यों? देखिए स्टार कनेक्शन जो होता है बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं, कुछ इस तरह से होता है ये स्टार कनेक्शन। यहाँ पे मैं फिगर अच्छे से बना देता हूँ। कुछ इस तरह से स्टार कनेक्शन होता है, और स्टार कनेक्शन बेसिकली हम लोग हाई टर्मिनल वोल्टेज को ऑब्टेन करने के लिए यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है which of the following are common synchronous speed in rpm between 50 हर्ट्ज एंड 60 हर्ट्ज अल्टरनेटर। देखिए बोल रहा है कि अगर हमारा दो अल्टरनेटर है, मान लीजिए एक अल्टरनेटर ए है और एक अल्टरनेटर बी है, ठीक है, और इसमें हम लोग सप्लाई दे रहे हैं, एक में सप्लाई दे रहे हैं 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी और दूसरा जो हमारा मिल रहा है ये है 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इसका जो कॉमन स्पीड होगा वो कितना होगा? तो देखिए ये तो निकालने का चीज़ है, यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग। एन इज इक्वल टू होता है 120 एफ डिवाइडेड बाई पी, ठीक है, और यहाँ पे भी 120 एफ बाई पी, और यहाँ पे हम लोग पोल को कांस्टेंट ले लेते हैं, ठीक है। पोल मान लीजिए अगर हमारा दो पोल है, दोनों में दो पोल लेके चलेंगे तो हमारा जो कॉमन स्पीड आएगा ये हमारा 600 आरपीएम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, two alternators A and B are sharing an inductive load equally if the excitation of alternator A is increased। देखिए जब हमारा एक्साइटेशन ए का इंक्रीज करेंगे, यानी एक्साइटेशन का मतलब हमारा फील्ड करंट बढ़ा रहे हैं, फील्ड करंट जब हम लोग बढ़ाएंगे तो सिंपल सी बात है जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा वो बहुत ही स्ट्रांग बनेगा, यानी स्ट्रांग बनेगा एज कम्पेयर टू बी अल्टरनेटर से। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा ए, अल्टरनेटर बी जो है हमारा पावर लेस डिलीवर करेगा एज कम्पेयर टू अल्टरनेटर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, if two alternators are running in parallel and the excitation of one of the alternator is increased। देखिए क्या बोल रहा है, दो अल्टरनेटर है, सिंपल सी बात है, यहाँ पे ए और बी, और यहाँ पे अल्टरनेटर ए यानी दोनों में से किसी एक अल्टरनेटर का हम लोग एक्साइटेशन को है इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। एक्साइटेशन इंक्रीज करने का मतलब जो हमारा आई एफ है ये इंक्रीज हो रहा है, आई एफ इंक्रीज होगा, जो हमारा फ्लक्स है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, और फ्लक्स इंक्रीज होगा तो हमारा जो रिएक्टिव पावर है, जैसे मैंने बताया मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए हम लोग मैग्नेटाइजिंग करंट लेते हैं, और मैग्नेटाइजिंग करंट को हम लोग केवीआर यानी रिएक्टिव पावर सप्लाई करता है सिस्टम में, और हमारा जो आउटपुट में मिलेगा ये आंसर हो जाएगा बी, वाटलेस कंपोनेंट विल बी चेंज। वाटलेस कंपोनेंट हमारा जो रिएक्टिव पावर है इसी को बोलते हैं हम लोग, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो अल्टरनेटर है, मान लीजिए ए और बी, और इस वीडियो में मैं इस तरह से लिखते लिखते परेशान हो गया हूँ, ए और बी और ए और बी। आप भी सोचते होंगे ये तो एक ही तरह क्वेश्चन है, लेकिन एक तरह क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चन है, तो आप थोड़ा सा ध्यान लगा के समझें। देखिए दो अल्टरनेटर है ए और बी, अब बोल रहा है इन दोनों अल्टरनेटर का जो एक्साइटेशन है इसको हम लोग कांस्टेंट रख रहे हैं, यानी जो हमारा फील्ड है यानी जो फ्लक्स है ये कांस्टेंट है हमेशा, ठीक है। लेकिन जो हमारा सप्लाई है, स्टीम सप्लाई है, इसको इंक्रीज कर रहे हैं, यानी जो प्रेशर आ रहा है स्टीम का इसको हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए प्रेशर स्टीम का अगर बढ़ेगा तो टरबाइन जो है हाई स्पीड में रोटेट करेगा, यानी टरबाइन का जो स्पीड है ये इंक्रीज होगा, और टरबाइन का इंक्रीज स्पीड होगा तो हमारा सिंपल सी बात है जो अल्टरनेटर का जो रोटर है या फिर शाफ्ट है वो भी स्पीड में रोटेट करेगा, और ईएमएफ जो कट करेगा वो भी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और ज़्यादा होगा तो हमारा आउटपुट में वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगा, यानी आउटपुट में वोल्टेज हमारा बढ़ जाएगा, और वोल्टेज बढ़ेगा तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इट विल सप्लाई ग्रेटर पोर्शन ऑफ द लोड, यानी ये लोड जो हम लोग का लगा हुआ है वो ज़्यादा लेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वन ऑफ द सुपर थर्मल पावर स्टेशन इज बीइंग लोकेटेड एट। तो ये देखिए ये हमारा फरक्का में है, और ये बहुत ही फेमस हमारा ये थर्मल पावर प्लांट है, और थर्मल पावर प्लांट मतलब वैसा प्लांट जो हमारा कोयले से चलता है, यानी कोयले से चलने वाला ये पावर प्लांट है, और बेसिकली हम लोग कोयला जला करके पानी को गर्म करते हैं, पानी को गर्म करने के थ्रू हमारा स्टीम बनता है, और स्टीम जो है सीधे टरबाइन पे हम लोग डालते हैं। और ये जो है हमारा बांध ये वेस्ट बंगाल में है, और वेस्ट बंगाल में एक जगह है नाबारून, वहीं पे है ये हमारा थर्मल पावर स्टेशन। चलिए तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।